दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज एक अपना ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी 2024। जो आज आपको पता है दोस्तों, अयोध्या में आज राम जी आ रहे हैं, राम जन्मभूमि। जो आज अपनी जो ये ऐतिहासिक क्लास है दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस ऐतिहासिक के दिन आज इस पावन पर्व पर मैं भगवान श्री राम से दुआ करता हूँ कि आप सभी के घर में खुशियाँ आए। 2024 आपके लिए बहुत 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 खुशियाँ लेकर आए। और आपसे मैंने जो वादा किया है पशु परिचर भर्ती का, मैं चाहता हूँ कि भगवान वो सफल बनाए। दोस्तों, मैं आपसे एक उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, जो अपन वीडियो में जो लाइव चलाता हूँ सुबह 10:30 बजे, उसमें स्टूडेंट 5-7 बच्चे आते हैं डेली। मैं चाहता हूँ आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ताकि आपके मन के अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मुझे पूछें, ताकि पता चलेगा कि हाँ कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन से बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। अन्यथा आप बाद में तो वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइव कम आते हैं। मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे समझ में आया और कहाँ पे समझ में नहीं आया। दोस्तों, नेक्स्ट बात करूँ तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो राजस्थान जियोग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक रहने वाला है, और ये कम से कम 3 से 4 दिन तक चलने वाला है। कम से कम 1-1 घंटे की मालूम में 3 से 4 क्लासें इसको लेनी पड़ेगी। वो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार वो टॉपिक होने वाला है, वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, ये जियोग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम है जिसमें जियोग्राफी दे रखी है, उसमें इस भौतिक प्रदेश से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों, आज इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपन आज इस भौतिक प्रदेश की शुरुआत करेंगे राजस्थान के। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बताऊंगा कि दोस्तों ये भौतिक प्रदेश अपन जो पढ़ रहे हैं, ये भौतिक प्रदेश कहाँ से आए, किसने दिए थे, कैसे बने थे, क्यों कैसे, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में आ गई तो ये टॉपिक अपने को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि दोस्तों इस भौतिक प्रदेश में एक छोटा सा एक मैं पॉइंट बताता हूँ पहले, कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और इस पृथ्वी पर जो महाद्वीप है, महासागर है, ये सब कैसे बने, ये चीज अपने को समझना बहुत जरूरी है। तब जाके अपने को ये भौतिक प्रदेश समझ में आएगा कि दोस्तों ये महाद्वीप कैसे बन गए, महासागर कैसे बन गए, ये सब चीजें अपने को इस महाद्वीपीय सिद्धांत में अपने को पता चलेगा। तो आइए दोस्तों अपन इसकी शुरुआत करते हैं। महाद्वीपीय सिद्धांत। दोस्तों, ये जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। जर्मनी का एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट कह सकते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में ये महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था। पृथ्वी का महाद्वीपीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन 100% आता है कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। दोस्तों, ये जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, ये है क्या? अल्फ्रेड वेगनर कहता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो पृथ्वी है एक स्थल खंड था। पृथ्वी है वो क्या था दोस्तों? एक स्थल खंड था, एक भूभाग था, एक भूमि का बड़ा सा एक पिंड था। ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी एक पिंड था, जिसको इस अल्फ्रेड वेगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया। क्या नाम दिया दोस्तों? पेंजिया। ये पूरा स्थल भाग है। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी एक पिंड था, पृथ्वी एक स्थल भूभाग था, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने किस नाम से पुकारा है? पेंजिया नाम दिया। और वेगनर साहब कहते हैं कि इस पेंजिया के चारों ओर एक बहुत बड़ा महासागर था। इस महासागर का उन्होंने एक नाम दिया, और उस महासागर का नाम क्या दिया दोस्तों?
पैंथालासा। क्या नाम दिया? पैंथालासा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पैंथालासा। ये इस पेंजिया के चारों ओर क्या है? महासागर है, बड़ा सा महासागर। अल्फ्रेड वेगनर साहब कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी एक पिंड था, पृथ्वी एक मतलब स्थल भूभाग था, जिसको पेंजिया कहा गया। इसके चारों ओर पैंथालासा नाम का महासागर था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में दो ही चीजें थी, एक तो पेंजिया था, दूसरा पैंथालासा था। कालांतर में इस घटना के बाद, यानी कि कार्बोनीफेरस काल में क्या होता है? इस पृथ्वी के अंदर कुछ भूगर्भिक हलचलें हुई। ऐसा माना जाता है कुछ भूकंप वगैरह भी आए। आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर की कुछ चट्टानें हैं, कुछ प्लेटें हैं, वो आपस में टकराई। टकराने से इस पेंजिया में दरारें हो गई और दो टुकड़ों के रूप में बढ़ गया। ये जो पेंजिया है ये दो टुकड़ों के रूप में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया दोस्तों? कि ये इस तरफ एक टुकड़ा ऐसे बढ़ गया और एक टुकड़ा ऐसे बढ़ गया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, एकदम नक्शे और चित्र बना के। बहुत जो भी चीज़ें वो सब के सब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और ये चारों ओर ये तो अपना महासागर था ही था, जिसको अपन ने क्या कहा है दोस्तों? पैंथालासा कहा है। और जो ये पेंजिया था, इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए और दो टुकड़ों में बढ़ गया। इस दो टुकड़ों में देखो दोस्तों, अब ये बीच में जगह हुई, ये दोनों टुकड़े, दोनों स्थल भूभाग एक दूसरे से अलग हो गए, तो बीच में भी क्या आ गया दोस्तों? ये पानी आ गया। यानी कि जो समुद्र का पानी था ये बीच में भी आ गया। जो इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए थे, इस दो टुकड़ों में जो उत्तर का भाग था, इस उत्तर का भाग बोला अंगारा लैंड। क्या बोला दोस्तों? अंगारा लैंड। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो ये दक्षिण में था, इस दक्षिण को बोला था गोंडवाना लैंड। क्या बोला था दोस्तों? गोंडवाना लैंड। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको लास्ट में थोड़ी सी मैं समरी बहुत ही छोटे शब्दों में आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में उतरेगा, आपकी खोपड़ी में अच्छे से ये चीज बैठ जाएगी। और जो ये महासागर था, ये महासागर के बीच का भी ये पानी बीच में चला गया। और जो ये बीच में जो पानी गया, ये जो समुद्र बना ये बीच वाला, इसको बोल दिया दोस्तों तैतीस सागर। क्या बोलते हैं दोस्तों? तैतीस सागर। बिल्कुल, अब समझ में आपको आई होगी। क्या बात है, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। आई बात सुन में। इस सिद्धांत के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी एक स्थल भूभाग था, पृथ्वी एक पिंड था, जिसको वेगनर साहब ने पेंजिया नाम दिया। इस पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था, जिसको पैंथालासा कहा। यहां तक आपको कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। आगे कार्बोनीफेरस आते आते इस पेंजिया में कुछ हलचलें हुई, कुछ आंतरिक भूभाग में, कुछ पृथ्वी के अंदर की घटनाओं की वजह से, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से इनमें आंतरिक हलचलें हुई। इसकी वजह से पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। ये दो टुकड़े, उत्तर में जो गया उसको बोला अंगारा लैंड, और जो दक्षिण में गया उसको बोल दिया गोंडवाना लैंड। आई बात सुन में। देखो अपन अ से ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, अ यानी उत्तर में, उत्तर में अ की ध्वनि आ रही है, तो उत्तर में गया वो अंगारा लैंड और दक्षिण में गया वो गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो महासागर बना, जो सागर बना, जो पानी का जो ये सागर बना है, उसको बोला है तैतीस सागर। आई बात सुन में। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आगे धीरे धीरे कालांतर में और क्या होता गया, हजारों लाखों साल पहले इन दोनों जो ये दोनों टुकड़े हुए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनमें भी कुछ प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भाई साहब इन दोनों में भी और एक बार टकराव हुआ, इन दोनों प्लेटों में और टकराव हुआ। उसकी वजह से, इन दोनों में टकराव होने की वजह से पृथ्वी के जो स्थल भूभाग थे, थोड़े थोड़े जो स्थल भूभाग थे, पृथ्वी के जो पिंड थे, पृथ्वी के स्थल भूभाग थे, वो कहीं तो मतलब जो इसके स्थल भूभाग थे ना, वो तो बन गए भाई साहब महाद्वीप। क्या बन गए? महाद्वीप। आई बात सुन में। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो टुकड़े हुए थे, उसको तो महाद्वीप के रूप में पहचाना गया। और जो ये 33 सागर था, जो ये पैंथालासा का जो भूभाग था, ये 33 सागर था, जो सागरों के अवशेष के रूप में जो ये टूटा था, उसको बोल दिया था महासागर। क्या बोला तो दोस्तों? महासागर।
यानी कि कालांतर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टकराव उत्पन्न होने की वजह से जो स्थल भूभाग जगह जगह गिरे उसको तो बोला महाद्वीप, और जो समुद्र का पानी जहां जहां गिरा उसको बोल दिया महासागर। यही है दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आपको बिल्कुल दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से बैठा होगा। मेरे हिसाब से ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलने वाली है। एकदम दिमाग में, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए। तो आपके इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो मैं अब आगे का पॉइंट में स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों आप अच्छे से उतारना, साथ साथ में नोट्स बनाना। मैं कहता हूं दोस्तों ऐसी फ्री क्लासें आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग इसके साथ साथ 10-10 हज़ार रुपया कोचिंगों में लेते हैं, उसके बाद में आपको पढ़ाते हैं फ्री। कोई नहीं, ये चीज़ें ज्ञान कोई नहीं बांटता दोस्तों। मैं आपके लिए इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन जो मेरे से जुड़ेंगे वो सब के सब नौकरियाँ लगे। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि वो सब के सब सक्सेस हो जाए, सब के सब सफलता पाए। आई बात सुन में, मेरे में जो हो रही थी मैं वो आप में होने नहीं दूंगा। आई बात सुन में, मैं एक ही चीज़ वो बार बार कहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें वतन दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं यही कहता हूं कि डेली तुम मुझे 10:30 बजे वाला टाइम दो, डेली तुम मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हें 2024 में नौकरी दूंगा। ये मेरा वादा है। आई बात समझ में? आगे की बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों आगे, ये पूरा का पूरा उतार देना अच्छे से। अब है दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट बात अब करता हूं दोस्तों अपने राजस्थान के भौतिक भूभाग में। और एक बात थोड़ी सी मैं और बता देता हूं, जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड था ना, उसमें से तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के अपने राजस्थान में अवशेष है। अंगारा लैंड उत्तर की ओर तरफ चला गया। जो अपनी जो भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा के उत्तर में जो जो महाद्वीप बने हैं वो सब अंगारा लैंड के, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो जो महाद्वीप बने, जैसे अपना भारत है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये जो जो महाद्वीप बने ये गोंडवाना लैंड से बने। आई बात सुन में। और जो अपना थार का मरुस्थल है पश्चिम, अपना जो थार का मरुस्थल पश्चिमी महान मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। कैसे क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी पहले थोड़ी मैं उसकी भूमिका बनाता हूं, अभी थोड़ा इसका समझा देता हूं। अब दोस्तों ये अपना जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, इन प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किस व्यक्ति ने करा था, कैसे क्या हुई थी, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक व्यक्ति था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या था दोस्तों? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा। इन्होंने कब करा था? 1967-68 में करा था। आई बात सुन में। यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने करा था। कब करा था? 1967-68 में करा था। यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द कुछ नहीं होगा। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इसका पूरा का पूरा वर्णन करा। इन्होंने जो पुस्तक लिखी ना, उस पुस्तक में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण मिलता है, और उनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान का भूगोल। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने करा था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। आई बात समझ में। इनकी कौन सी पुस्तक में अपने को भौतिक वर्गीकरण मिलता है? राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ना दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूं, 1968 में हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में इस पुस्तक का, जो राजस्थान का भूगोल है, इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। आई बात समझ में। यहां तक आपको कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों। इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको जलवायु, मृदा, उच्चावच के आधार पर इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 7 प्रकार बांटा। यानी कि 7 प्रकार के राजस्थान को बांटा था। आई बात सुन में। कौन कौन से 7 प्रकार है अच्छे से समझ लेना दोस्तों। यहां से 100% क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने नहीं दिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कितने प्रकार बताए? 7। राजस्थान को कितने भौतिक वर्गीकरण में बांटा था? 7 प्रकार के भौतिक वर्गीकरण में बांटा था। तो दोस्तों मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूं, कहीं रुक तो नहीं गया। ऐसे नहीं कि मैं बोलता रह जाऊं, एक थोड़ा सा रुकना बस। हाँ ठीक है दोस्तों, अपना काम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये 7 प्रकार दिए, अब मैं अपना 7वां प्रकार बताता हूं।
बिल्कुल, ये अपना राजस्थान बहुत ही सुंदर बना है, प्यारा राजस्थान, हमारा राजस्थान। दोस्तों, इन्होंने जो 7 प्रकार बताए ना, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। बिल्कुल एकदम बढ़िया बन गया। हाँ, ये जो राजस्थान है, इन्होंने 7 प्रकार कौन कौन से दिए थे, अच्छे से सुन लेना। सबसे पहला जो प्रकार दिया था वो दोस्तों ये दिया था, 1 नंबर। मैं अभी लगाऊंगा दोस्तों नंबर। दूसरा जो प्रकार दिया था दोस्तों, उन्होंने ये भाग दिया था, दूसरा। तीसरा भाग दिया था ये, समझ लेना दोस्तों, एक बार अच्छे से समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चौथा जो प्रकार दिया दोस्तों, उन्होंने ये, चौथा प्रकार दिया था ये। यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुर्द? आगे। पांचवा जो प्रकार दिया था, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूं, तो वैसे थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, ऐसे कर देता हूं, है ना। और मैं इसको 1 मिनट ऐसा कर देता हूं, मैं एक बार बना ही देता हूं थोड़ा सा, फिर अपन बात करेंगे। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। वैसे मैं इसको पूरा ही बना देता हूं। ये है चौथा नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। जो ये अपना पूरा पड़ता है दोस्तों, वैसे ये पूरा का पूरा इस तरफ यहाँ तक आता है, थोड़ा ऐसा यूँ, ऐसा है ना। तो ये अपना पूरा का पूरा, ये 5वां नंबर, ये जो इसको और इसको मिलाकर ये दोनों 6ठा नंबर, आई बात समझ में। और जो ये है, ये पूरा ये इलाका, ये है 7वां नंबर। अब दोस्तों 7वां नंबर कौन कौन से हुए मैं आपको अभी समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। आपको पहले तो ये समझना है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार दिए थे। 7 प्रकार कौन कौन से? 7 प्रकार ये इन जगहों पर 7 प्रकार है। अब कैसे क्या है मैं अभी समझाऊंगा, आपके दिमाग में सीधा बैठेगा। पहली बात, जो ये पहला नंबर है, इस पहले नंबर को मैं यहाँ पे मिटाता हूँ थोड़ा, थोड़ी अच्छे से अपन लिख पाएंगे। जो ये पहला नंबर है, इस पहले नंबर को उन्होंने बोला था पश्चिमी महान शुष्क मरुस्थल। पहला पॉइंट ये रहा, इन्होंने बोला था पश्चिमी महान शुष्क मरुस्थल। समझ में आ रही है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा बोला था पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल। कोई लफड़ा। तीसरा जो ये बताया था, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अब आजकल अनूपगढ़ में भी बहता है। मैं पूरा का पूरा नया जिलों के अपडेट के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको दोस्तों। जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अपना अनूपगढ़ वगैरह है, इनमें जो तीसरा नंबर है, उस तीसरे नंबर को बोला उत्तरी सिंचित नहरी प्रदेश। दोस्तों याद कर लेना ये सब चीजें। ये उत्तर में इसलिए उत्तरी के दिया, यहाँ पे घग्गर नदी वगैरह का जो इलाका है इसलिए नहरी के दिया, और सिंचित यहाँ पे सिंचाई होती है, सर्वाधिक गेहूं वगैरह होते हैं इसलिए सिंचित बोल दिया। ये जो बीच वाला चौथा नंबर, इस चौथा वाले को बोला अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश। ये इन्होंने बोला था चौथे नंबर का। जो ये 5वां नंबर है दोस्तों, इसको क्या बोला था? 5वां नंबर को बोला था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के द्वारा यहाँ पे पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ये पूर्व की तरफ है, ये मैदानी भाग है। आई बात में, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। यहाँ पे सर्वाधिक कृषि होती है और उद्योग भी सर्वाधिक है, इसीलिए पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश नाम दिया था। आई बात में। मैं फिर छठा में यही लिख देता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ छठा नंबर। छठा नंबर यहाँ कौन सा है? ये देखो, दक्षिण, अपने जो दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्वी ये बीच में आता है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये 7वां जो है दोस्तों,
ये चंबल का बीहड़ है। क्या है दोस्तों? चंबल का बीहड़, चंबल प्रदेश या चंबल बीहड़ प्रदेश। ये सातों के सातों नाम इन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने दिए थे। यहां तक आपको समझ में आया क्या दोस्तों? ये चीजें याद करनी कैसे करनी? ये पहला नंबर दिया आपको पता है, पहला जो पश्चिम का थार का मरुस्थल है, ये पश्चिम में पूरा का पूरा जो जैसलमेर इलाका आता है, ये बिल्कुल एकदम प्योरली जो जैसलमेर इलाका है वो पश्चिमी मान शुष्क मरुस्थल में आता है, 1 नंबर। ये इन्होंने पहला नंबर दिया। दूसरा जो पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल है, यहां पर बाड़मेर है, जोधपुर है, अपना जो बीकानेर है, दक्षिणी अनूपगढ़ है, अरे चूरू है, नागौर है, अभी बस उनमें पाली का पश्चिमी भाग है, जोधपुर है। ये जो जो इलाके आते हैं वो पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल में जो जो जिले आते हैं वो इनमें गिने जाएंगे। सांचौर है, जालोर है, अब बस उनमें ये सब इसमें आएंगे। उत्तरी सिंचित नहरी प्रदेश दोस्तों, जो उत्तर में आता है, नहरी घग्गर नदी के द्वारा यहाँ सिंचित होती है, घग्गर नदी वगैरह नहरी क्षेत्रों से सिंचित होती है। और उत्तर में इसलिए उत्तरी के लिए इसको सिंचित प्रदेश है। सर्वाधिक गेहूं वगैरह होते हैं, कपास वगैरह होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अभी बस में कुछ चूरू का इलाका है, अनूपगढ़ है, ये सब उत्तरी नहरी सिंचित प्रदेश में आता है। अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश अपना अजमेर है ना, अजमेर, अभी नया जो जिला बना ब्यावर, केकड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सब के सब इसमें आते हैं। शेखावाटी का कुछ इलाका भी उसमें आ जाएगा, बस उनमें ये सब चीजें अरावली प्रदेश में आता है। आगे की बात करते हैं। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये जो पूर्व की तरफ है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ये पूर्व की तरफ अलवर, भरतपुर, दौसा है कि नहीं, ये सब धौलपुर, अब तो डीग भी बन गया है कि नहीं, डीग जिले वगैरह, सलूम्बर, ये सब कुछ इन जिलों में पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में आते हैं। आगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आई बस उनमें इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर का कुछ इलाका, ये सब कुछ इस दक्षिण पूर्वी अपने पठारी प्रदेश के अंतर्गत अपन मान सकते। वास्तविक रूप से तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आई बस हाड़ौती प्रदेश इसमें आता है। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश भी इसको कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी इसको कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट है चंबल के बीहड़ दोस्तों, ये जहां जहां चंबल नदी प्रवाहित होती है उसके इलाकों में जो जो बीहड़ बने हैं वो इसके नाम के आते हैं, चंबल के बीहड़। आई बस उनमें सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये इन जिलों में आते हैं। तो ये सातों के सातों आपको प्रकार मैंने बताए। क्या बात बता रहा हूं अभी मैं वापस समझा देता हूं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश को सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर वीसी मिश्रा। उन्होंने कब करा था ये बात? 1967-68 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल। उस भूगोल में, राजस्थान का भूगोल नाम की जो पुस्तक है उसमें डिटेल से उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण बताया था। इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को जलवायु, मृदा के आधार पर इन्होंने 7 प्रकार बताए थे। सातों प्रकार क्या क्या है? पश्चिमी मान शुष्क मरुस्थल, पश्चिमी अर्ध शुष्क मरुस्थल, उत्तरी सिंचित नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार और चंबल बीहड़ प्रदेश। ये सातों के सातों प्रकार प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बताए थे। दोस्तों आराम से उतारो, अभी ऐसा नक्शा बना के उतारना आपको, ताकि बढ़िया रहे, याद रहे कि ये क्रम भी ऐसे लगाते रहो ताकि आपके पास में आइडिया रहे। दोस्तों अब आपको जिले पता है ना, तो आप जिले आराम से इनमें से चूज कर सकते हो। इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अब आपको पूछ ले कोई फलोदी किस में आएगा? अर्ध शुष्क में आएगा, क्योंकि जोधपुर से थोड़ा सा अलग होके, अपने जोधपुर से अलग होके जैसलमेर के आसपास लगता है फलोदी, तो फलोदी अर्ध शुष्क में आता है। अभी बस उनमें तो ऐसा ही दिमाग लगा सकते हैं अपन, अपने के पास में मैप दिमाग में है तो बहुत कुछ अपन कर सकते हैं। अभी बस उनमें ये उतारो आराम से, फिर मैं आगे वाले और चीज बताता हूं, फिर मैं मिटाता हूं इसको। हाँ मिटा दो दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया। आगे ये तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे जिन्होंने बात बताई थी, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करा था 1967-68 में। जो सेकंड बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करने वाले थे उनका नाम था, दूसरी बार यानी सेकंड बार किसने करा था?
डॉक्टर राम लोचन सिंह ने, राम लोचन सिंह ने, इन्होंने कब करा था? 1971 में, 1971 में। इनके बीच में हालांकि 1968 के आसपास ए के सेन ने भी इन्होंने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करा था, लेकिन उनकी इतनी वो मान्यता नहीं है। इन्होंने करा था डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करा था। आई बात समझ में? हाँ, इनकी एक पुस्तक थी बहुत फेमस, इनकी पुस्तक थी इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डॉक्टर रामलोचन सिंह थे, उन्होंने 1971 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का दूसरी बार वर्गीकरण करा था। उनकी पुस्तक थी इंडिया अ रीजनल जियोग्राफी नाम से। आई बात समझ में? इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में, दो भाग बताए उन्होंने। इसी दो भाग के अंतर्गत उन्होंने चार उपभाग बताए, और इस चार उपभागों के अंदर उन्होंने 12 लघु प्रदेश बताए, या 12 लघु भाग बताए, या 12 लघु भाग बताए, 12 लघु प्रदेश बताए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने लघु प्रदेशों में बांटा? 12। कितने उपभागों में बांटा? 4। कितने भागों में बांटा? 2। अब दोस्तों कौन कौन से हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में वो भी टेंशन नहीं रहे। देखो दोस्तों, दो भाग कौन कौन से थे? दो भाग कौन कौन से थे? सबसे पहले मैं बता देता हूं दो भाग, या मैं थोड़ा मिटा ही देता हूं, ऐसे कर ही देता हूं। दो भाग कौन कौन से थे थोड़ा समझना दोस्तों, अपने पास में बोर्ड छोटा है लेकिन समझना। पहला भाग था, देखो दो भाग कौन कौन से थे, एक इधर बना देता हूं, एक इस तरह बना देता हूं। एक का नाम था राजस्थान, पहला नंबर। दूसरा नंबर था राजस्थान का पठार, राजस्थान का पठार। दोनों शब्द याद कर लेना। मैं दोस्तों ये जो पढ़ा रहा हूं ना, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं। आई बात समझ में? ये टॉपिक आप कोई भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। पशु परिचय इन टॉपिक के आगे मैं जो पढ़ा रहा हूं, इसके आगे शून्य है, नाम मात्र की चीज़ है। बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ये पॉइंट। आई बात समझ में? ताकि आपको भी लोड नहीं आए, एक बार अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। मैं पशु परिचय को तो बिल्कुल दिमाग में रख रहा हूँ कि मुझे जो जो चीज़ें पढ़ानी वही बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कुछ चीज़ें अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको इतना भी लफड़ा नहीं हो। कल भी आपको पता है, कल भी जो सूचना साई का पेपर हुआ था, आई बात समझ में? उस सूचना साई के पेपर में कुछ बच्चे लोग और कुछ मेरे दोस्त तो कहते थे कि सर आप न्यू अपडेट जिले क्यों पढ़ाते हो, ये तो आएंगे ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हुई। उसके बाद में अब साल होने को आया, थोड़े दिन के बाद में है थोड़े दिन के बाद में साल हो जाएगा, और अभी तक आप कह रहे हो पुराना जीके पढ़ोगे। भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, उसमें संभाग पूछ लेते, कौन सा निम्न में से संभाग नहीं है। आई बस उनमें तो मैं कह देता हूँ दोस्तों, एकदम न्यू अपडेट चीज़ें पढ़ो, एग्जाम में काम आएगी। आपके पशु परिचय का एग्जाम तो अभी तो जून के आसपास है, मई जून के आसपास, तब तक तो पूरा ही जीके नया आएगा। इसीलिए मैं पूरा का पूरा अपडेट पढ़ा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। आप नोट्स बना देना दोस्तों, ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलने वाला, ये मेरा वादा है। पैसे दोगे तो भी मैटर नहीं मिलेगा, अभी भी कह रहा हूँ मैं। याद करोगे मेरे को कि हाँ यार कोई सर थे जो अपने को ऐसे फ्री पढ़ा रहे थे, मौज मस्ती में, बढ़िया तरीके से, हंसी खुशी में, और हमारे को याद भी करवा रहे थे। आई बस में अपन टॉपिक की बातें मैं ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करता हूँ, मेरा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, बस अपन बात मेन अपनी मुद्दे पर पार करते हैं कि डॉक्टर जो रामलोचन सिंह है उन्होंने 2 भाग बताए, राजस्थान के 2 तो भाग बताए, मुख्य भाग कह सकते, 2 मुख्य भाग बताए। 2 मुख्य भाग कौन से? एक तो राजस्थान, दूसरा राजस्थान का पठार, राजस्थान का पठार। समझ पा रही? या मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा इधर बना देता हूँ ताकि अगले वाले बनाने में काम आएगा। राजस्थान, इसको तो क्या बोला था उन्होंने? राजस्थान 1 नंबर पे, और इनको बोला था राजस्थान का पठार। क्या बोला था? राजस्थान का पठार।
यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगा। ये 2 मुख्य भाग हो गए। अब इन्होंने 4 उपभाग बताए, 4 उपभाग बताए। कौन कौन से? देखो, ये थोड़ा छोटी लाइन कर देता हूं ताकि आपने देखो 4 उपभाग। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये 4 उपभाग हो गए। अब 4 उपभाग कौन कौन से हो गए दोस्तों, अच्छे से समझना। ये है मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है दोस्तों? मरुस्थलीय प्रदेश। आई बात समझ में? इस दूसरे का नाम जो है इसको रखा राजस्थान बांगर। जो दोस्तों अपना जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसी को राजस्थान बांगर के रूप में जाना जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बांगर। जो अपन अर्ध शुष्क प्रदेश है उसको राजस्थान का बांगर के रूप में बात बोली। तीसरा है अरावली प्रदेश। तीसरा क्या है दोस्तों? अरावली प्रदेश। और चौथा है चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़। ये चारों भाग भाई साहब क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। कितना भी डीपली बना दो यहां से ये क्वेश्चन, इससे बार मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अच्छे से याद कर लो दोस्तों, अच्छे से याद कर लो। याद बहुत आपके काम की चीजें है दोस्तों, काम की चीजें। अब दोस्तों, अब ये जो चीजें बताई है, ये जो इन्होंने चीजें बताई है, ये तो 4 उपभाग हो गए। अब ये 12 लघु प्रदेश कौन कौन से हैं? अच्छे से सुन लो दोस्तों। इसमें उन्होंने देखो 1 भाग बताया, 2 भाग बताया और ये तीसरा भाग बताया। सब चीजें बताऊंगा। पहला बताया जैसलमेर का प्रदेश। जैसलमेर में जो जो प्रदेश आता है वो इसमें बताया। पहला पॉइंट बताया 12 लघु प्रदेशों में पहला बताया जैसलमेर प्रदेश। दूसरा बताया बाड़मेर प्रदेश। दूसरा क्या बताया? बाड़मेर प्रदेश। और तीसरा जो बताया उसका नाम है बीकानेर चूरू प्रदेश। बीकानेर चूरू प्रदेश। कोई लफड़ा? तीनों बात बता दी मैंने। मरुस्थलीय प्रदेश में जैसलमेर का प्रदेश जो जैसलमेर में हिस्सा आता है, बाड़मेर जो बाड़मेर का हिस्सा आता है, और बीकानेर चूरू का जो हिस्सा था वो बीकानेर चूरू के अंतर्गत आता है। राजस्थान बांगर के अंतर्गत क्या है बता देता हूं। राजस्थान बांगर में पहला क्या आता है? पहला घग्गर मैदान। क्या आएगा दोस्तों? घग्गर मैदान, जहां पे घग्गर नदी बहती है, वो इसमें राजस्थान बांगर में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? शेखावाटी। शेखावाटी प्रदेश, जिसमें भाई साहब सीकर, चूरू, झुंझुनू और क्या आएगा बताओ? नीम का थाना। जो सीकर से अलग होकर नीम का थाना बहे ना, शेखावाटी प्रदेश, जिसमें कांतली नदी बहती है, जिसमें कांतली नदी बहती है, वो शेखावाटी प्रदेश राव शेखा के द्वारा बसाया गया। मैं हर एक चीज की डीपली से अध्ययन करूंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है मैं 4-5 घंटे के वीडियो में बनाऊंगा, ताकि बच्चा जिंदगी में नहीं भूले, याद करे कि भाई साहब कोई बंदा था जो अपने को पूरा डीपली पढ़ा दिया, कहीं इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो घग्गर मैदान हो गया सबसे ऊपर, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना इसमें आता है। आगे तीसरा बताइए इसमें नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि समझ में आ रही है? नागौरी उच्च भूमि जो नागौर में पाई जाती है, नागौर की जो उच्च प्रदेश है ना, उच्च भूमि है, वो नागौरी उच्च भूमि, ये इसमें आ गया। और इसी में जो चौथा प्रदेश है वो कौन सा है? लूणी बेसिन। क्या है दोस्तों? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, या इसी का दूसरा नाम कह सकता हूं गोडवाड़ बेसिन। जो गोडवाड़, झालोर, सांचौर, अभी बस उनमें अपना बाड़मेर की तरफ झालोर, सांचौर, बाड़मेर, ये सब लूणी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो देखो राजस्थान बांगर में भी 4 भाग हो गए, घग्गर मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूणी बेसिन, ये चारों के चारों इसमें भाग हो गए। दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं ये आपके लिए हार्ड महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, इतना हार्ड कैसे याद करेंगे? याद करना पड़ेगा दोस्तों। यदि नौकरी लेनी है तो याद करना पड़ेगा। मैं अभी भी कह देता हूं नौकरी लेनी है तो याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, चाहे कुछ भी करो, याद करना पड़ेगा। तो भाई साहब रोना क्यों, हंस लो एक बार, बढ़िया से हंस लो, एक बार वीडियो देखो, अपने अंदर में यूं हवा भरो, मोटिव हो कि भाई साहब मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक बार हंस लो, उसके बाद में वापस लिखना शुरू करो। ऐसा मैटर नहीं मिलने वाला, मैं अभी भी कह देता हूँ बढ़िया तरीके से। अब अरावली प्रदेश, अरावली के उन्होंने 3 भाग बताए। पहला
दूसरा, तीसरा। उन्होंने बताया उत्तरी अरावली प्रदेश पहला पॉइंट, दूसरा मध्य अरावली प्रदेश, तीसरा दक्षिणी अरावली प्रदेश। मैं ऐसा लिख देता हूं, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। ये अरावली प्रदेश के 3 भाग बताए। और चंबल के बीएड में उन्होंने 2 भाग बताए, एक तो निम्न चंबल के बीएड, निम्न चंबल के बीएड, और दूसरे हैं उच्च चंबल के बीएड। निम्न चंबल के बीएड और उच्च चंबल के बीएड। अब देखो गिनाओ कितने हो गए, क्या 2 भाग हुए कि नहीं हुए? 1 और 2, राजस्थान और राजस्थान का पठार 2 भाग हो गए। 4 उपभाग हुए या नहीं हुए? मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बांगर, अरावली प्रदेश, चंबल की बीड़। 1 2 3 4, ये 4 उपभाग हो गए। 12 लघु प्रदेश हुए या नहीं हुए? अच्छे से सुन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भाई साहब इतना डीपली कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला है। 12 लघु प्रदेश तक मैंने बता दिया। दोस्तों कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला पेपर ऐसा बना दिया कि रामलोचन सिंह ने कितने लघु प्रदेश बताए। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 12। रामलोचन सिंह ने निम्न में से कौन सा लघु प्रदेश नहीं बताया? रुड़ जाओगे भाई साहब, बेरा हो जाओला फचकोला तो आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं जिंदगी में। भाई साहब याद कर लेना अभी भी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सांस आराम से देने के लिए पशु परिचर वाले जो है ना, ये इनकी संख्या याद कर लेना। पशु परिचर वाले, क्योंकि उनको इतना थोड़ा हार्ड नहीं पूछेंगे। पशु परिचर वाले 2 भाग, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेश तक आप याद कर लेना। इससे आगे ज़्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये आपको याद करना है। आई बस उनमें नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और नाम याद नहीं रहे तो ये लाइन तो आपको याद करनी ही करनी है। ये भूलना मत, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो दूसरी बार पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, दूसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 इंडिया अ रीजनल जियोग्राफी पुस्तक में उन्होंने करा था। 2 भाग, 4 उपभाग, 12 लघु प्रदेशों में बांटा था। ये डॉक्टर रामलोचन सिंह का राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण है। अच्छे से उतार दो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। मैं अभी भी कह रहा हूं ले लो, खींच लो फोटो बढ़िया सी। मैं थोड़ा सा दूर हट जाऊं, खींच लो फोटो। हाँ ले ले दोस्तों, मिटा दूं। अब तीसरा सबसे प्रसिद्ध वर्तमान में जो अपन पढ़ते हैं वो क्या है? आज जो अपन पढ़ते हैं ना दोस्तों, वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण पढ़ते हैं। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण आज अपन पढ़ते हैं। इन्होंने कब दिया था? 1994 में। 1994। इनकी पुस्तक का नाम भी यही है, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, ये इनकी भी पुस्तक का नाम यही है, राजस्थान का भूगोल। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करा था, जो सर्वाधिक मान्य रहा। आज भी अपन इसी को पढ़ते हैं। इसका सिंपल, इन्होंने जो वर्गीकरण बताया ना वो बहुत सिंपल है, जो आज अपन डेली पढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ यार ये तो आराम से याद हो गया, कोई लफड़ा ही नहीं है, बहुत आराम से याद होगा। बस उनमें सिंपल सी बातें। इन्होंने डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कैसे बांटा वो मैं अभी बता देता हूं। ये अपना प्यारा राजस्थान, इन्होंने सबसे पहली बात बांटी ये दोस्तों। 1 नंबर मैं अभी बताऊंगा दोस्तों, अच्छे से बता दूंगा, या इसको थोड़ा सा भले आप ऊपर से करोगे थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। यहां तक 1 नंबर। दूसरा इन्होंने बांटा ये। तीसरा इन्होंने बांटा अपना जो ये तीसरा नंबर, 2 नंबर ये, तीसरा नंबर ये,
चौथा नंबर ये है। कोई लफड़ा नहीं है दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 4 भाग बताए। 4 भाग कौन से? इन्होंने पहला बताया पश्चिमी थार का मरुस्थल। आई बात सुन में, कोई लफड़ा ही नहीं बताया भाई, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता दी इसने। इस बंदे ने तो अपना काम ही बढ़िया कर दिया, कोई टेंशन नहीं रही थी। दूसरा इन्होंने जो भाग बताई उसका नाम था अरावली प्रदेश। कोई लफड़ा नहीं भाई साहब। तीसरा जो इन्होंने बताया था वो पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या लफड़ा हुआ? और ये जो बताया इन्होंने बताया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या अपन ऐसा कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। बस ये 4 भाग इन्होंने बताए थे। बहुत ही सिंपल सी बात तो ये है। अब मैं आपको, ये आपको समझ में आया? ये थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल के वापस 2-2 टुकड़े अपन सुविधा के अनुसार करते हैं, जिसमें शुष्क अर्ध शुष्क आता है, जिसमें रेत के टीले नहीं है वो पढ़ते हैं। अरावली को उत्तरी मध्य दक्षिणी पढ़ते हैं। पूरी मैदान में भी अपन वापस इसके टुकड़े और करते हैं। जैसे उसको अपने चंबल नदी का पढ़ते हैं, बाणगंगा बेसिन पढ़ते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ते हैं। इसमें दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार में दक्कन का पठार पढ़ते हैं, विंध्यन कगार पढ़ते हैं। वो सब अपने हिसाब से अपन ने बांट दिया। बाकी इन्होंने हरिमोहन सक्सेना ने सिर्फ 4 भाग ही बताए थे। पश्चिम का थार मरुस्थल जिसमें शुष्क अर्ध शुष्क पूरा आता है। अरावली प्रदेश, अरावली के जितने भी जिले हैं सब कुछ है वो अरावली का इन्होंने बता दिया। पूरी मैदानी प्रदेश, पूर्व की तरफ जितने भी जिले हैं, बनास नदी का जो अपना माही नदी, यहाँ तक कि इन्होंने माही नदी जो प्रवाहित होती है उसको भी इसने पूरी मैदानी प्रदेश में बताया। माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, ये सब कुछ इसमें आता है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार में विंध्यन कगार, आई बस में विंध्यन कगार, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। अब बस में ये सब चीजें, चारों बातें आपको समझ में आई या नहीं है? इतना कोई मेरे हिसाब से मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, बहुत ही सिंपल सी चीजें बताई जो याद करने लायक है। यहां से क्वेश्चन 100% आता है। आई बात सुन में, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो क्या क्या मैंने पढ़ाया। सबसे पहले मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। उन्होंने कहा प्रागैतिहासिक काल में पृथ्वी एक स्थल भूभाग था जिसको पेंजिया का, उसके चारों ओर समुद्र था जिसको पैंतलासा का। उसके बाद में कार्बोनीफेरस युग में आते थे 2 टुकड़े हो गए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर बन गया। अपना जो राजस्थान में एक तो गोंडवाना लैंड और 33 सागर के अवशेष हैं, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, खत्म। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सबसे पहले बांटा किसने था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। कब बांटा था? 1967-68 में। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी राजस्थान का भूगोल, 1968 में प्रकाशित हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में। 7 भाग आपको याद हो गए होंगे। पश्चिम थार का मरुस्थल, अपने पश्चिम वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल, उत्तरी सिंचित नहरी प्रदेश, फिर अपना अरावली प्रदेश, फिर इधर अपना पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और चंबल के बीड़। ये 7 भाग हो गए। उसके बाद में फिर मैंने बताया डॉक्टर रामलोचन सिंह का 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने भी उन्होंने वर्गीकरण दिया था इंडिया अ रीजनल जियोग्राफी नाम की पुस्तक में। उन्होंने 2 मुख्य भाग बताई, 4 उपभाग बताई, 12 लघु प्रदेश बताए। कौन कौन है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैं उतना बोल नहीं सकता। अब बस में राजस्थान और राजस्थान का पठार, ये 2 तो मुख्य भाग है। अब बस में मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बांगर और अरावली प्रदेश, और अपना लास्ट में क्या बच गया? अरावली प्रदेश के बाद में चंबल के बीड़। ये 4 मुख्य भाग हो गए। अब बस में, और इनके फिर वापस सब डिवीजन, जैसलमेर का हो गया, फिर बाड़मेर का हो गया, बीकानेर चूरू प्रदेश हो गया। ये 3 भाग इसके हो गए। फिर इसके राजस्थान बांगर में घग्गर का मैदान हो गया, शेखावटी प्रदेश होगी, नागौरी उच्च भूमि होगी, और लास्ट में गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन हो गया। लास्ट में इस तरफ वापस अरावली में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, और चंबल के बीड़ में निम्न चंबल बीड़ और मध्य या उच्च चंबल के बीड़। अब असम में ये 12 के 12 लघु प्रदेश बोल दिए। कितना टाइम लग रहा है? तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम नहीं लग रहा होगा मुझे, मेरे हिसाब से 2 मिनट का भी टाइम नहीं लग रहा है। इतना फास्ट बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए आपके दिमाग में। फिर लास्ट में आज जो अपन पढ़ते हैं वो हरिमोहन सक्सेना का पढ़ते हैं। आई बस में बहुत फेमस है हरिमोहन सक्सेना। 1994 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी राजस्थान का भूगोल, 1994 में प्रकाशित हुई थी। अब बस में इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। पश्चिम का थार का मरुस्थल बताया,
मध्य अरावली प्रदेश बताया, पूर्वी मैदानी प्रदेश बताया, और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बताए। दोस्तों आज के सेशन में मुझे ये बताओ क्या तकलीफ हुई? कोई मेरे हिसाब से दुख दर्द नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं फिर एक बार कह देता हूँ, आप जितना हो सके दोस्तों लाइव आइए। लाइव बच्चे आते हैं लेकिन कमेंट एक भी नहीं करता है, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा है कि सर को पता चल जाएगा कौन कौन पढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ यार मेरे से कौन कौन बंदे जुड़े हुए, उनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप कमेंट में मैसेज करिए, कुछ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अंदर से मोटिवेट फील होता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरे लिए काम आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और दोस्तों आज अपने राम लल्ला अपने अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उसकी खुशी में एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज कुछ आप एंजॉय भी करें, घर में मीठा बनाएं और दीपावली के दिए, दीपावली एज ए दीपावली, अपने लिए दीपावली है, घर में खुशियां मनाएं, दिए जलाए, फटाके फोड़े, भाई साहब खूब इंजॉय करें। लेकिन उसके साथ में पढ़ाई भी जरूरी है दोस्तों, आई बात समझ में? तो अगेन दोस्तों आपके लिए भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप सब सक्सेस हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, यही मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।